part of throat between the mouth and windpipe. The part of throat between the mouth and the part of throat between the mouth and windpipe is called pharynx. The part of throat between the mouth and windpipe is called pharynx. From the nasal passage, air enters into pharynx. From the nasal passage, air enters into the pharynx. Air enters into the pharynx and then goes into the windpipe. From the nasal passage, air enters into the pharynx and then goes into the windpipe. The air coming from nostrils during breathing passes through trachea, during breathing passes through trachea. The trachea runs down the neck. The trachea runs down the neck. The trachea runs down the neck and divides into two smaller tubes. Divides into two smaller tubes. Called bronchi at its lower end. Full stop. फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे द टू ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स. The two bronchi are connected to the two lungs. The two bronchi are connected to the two lungs.
Each bronchus divides in the lungs to form a large number of each bronchus divides in the lungs to form a divides in the lungs to form a large number of still smaller tubes to form a large number of still smaller tubes called bronchioles. The pouch-like airbags at the ends of airbags at the ends of the pouch-like airbags at the ends of the smallest bronchioles at the ends of the smallest bronchioles are called alveoli. It is in the alveoli that gaseous exchange takes place. It is in the alveoli that gaseous exchange takes place. देखिएगा होता क्या है इसमें, द पार्ट ऑफ द थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप, तो माउथ के और विंड पाइप के बीच का जो पार्ट होता है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। फिर फ्रॉम द नेसल पैसेज क्या है कि नॉस्ट्रल्स से जब एयर अंदर जाती है तो फिर जो रास्ता है, जिस रास्ते से एयर अंदर जाती है, दैट इज कॉल्ड नेसल पैसेज। तो फ्रॉम द नेसल पैसेज एयर एंटर्स इनटू द फेरिंग्स एंड देन गोज इनटू द विंड पाइप। तो नेसल पैसेज के थ्रू होती हुई वो विंड पाइप में जाती है, ठीक है। The air coming from the nostrils during breathing passes through trachea. The trachea runs down the neck. Air coming from nostrils, जो nostrils से air आ रही है वो nasal passage से होती हुई windpipe या trachea के थ्रू जाती है। The trachea runs down the neck. जो trachea है वो ऐसे neck से नीचे की तरफ जाता है and divides into two smaller tubes called bronchi at its lower end. तो जैसा दिखाया था कि lungs में दो pipes जो है distribute हो जाते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो वो जो दो पाइप्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसके एक सिंगल पाइप को हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकस, और जो उसका प्लूरल फॉर्म है उसको हम बोल देते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। अब वो जो ब्रोंकाई है वो भी आप देखेंगे कि उसकी भी बहुत सारी ब्रांचेस निकली रहती हैं। उसकी हमने ब्रांचेस बनाई थी ना, कि जैसे ये आया और ये यहाँ पर ऐसे डिवाइड हुआ, इधर ये लंग है एक और ये दूसरा लंग है, तो ये भी ऐसे डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से। तो ये जो ब्रोंकस है, ये ब्रोंकस की जो ब्रांचेस हैं इनको कह देंगे ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स पर छोटे छोटे ना ऐसे बैग्स लगे रहते हैं। और ये इस तरीके से मैं क्यों बना रहा हूँ, थोड़े से जैसे कि कोई क्लाउड हो, क्लाउड की शेप में क्यों बना रहे हैं। ये ऐसा है कि जब सांस हम छोड़ते हैं
तब तो ये ऐसे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते टाइम ये ऐसे फूल जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज जो है वो यहीं पर होता है, और इसको हम बोल देते हैं एल्वियोलाई। ये हमारा ट्रैकिया हो गया, जिसको विंड पाइप भी बोल देते हैं। यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको हम बोल देते हैं ब्रोंकस। तो ब्रोंकस की प्लूरल फॉर्म को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। फर्स्ट ब्रोंकस, सेकंड ब्रोंकस, और टुगेदर दे आर कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में से जो ब्रांचेस निकलती हैं दैट इज कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स में से ये जो छोटे छोटे बैग जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं इनको हम बोल देते हैं एल्वियोलाई। तो जब हवा लेते हैं तो एल्वियोलाई फूल जाता है, जब हम हवा छोड़ते हैं यानी कि सांस जब हम छोड़ते हैं तो ये सिकुड़ जाता है। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ये चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो रेस्पिरेशन है ह्यूमन बींग्स में वो इस तरीके से होता है। द ब्रोंकाई आर कनेक्टेड टू द टू लंग्स, ये दो लंग्स में कनेक्टेड है ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकस डिवाइड्स इन द लंग्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिल स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। तो हमने तो 1, 2 और 3 ट्यूब दिखाई है, यहाँ पर बहुत सारी होती है और भी बहुत सारी होती है, तो उनको हम बोल देते हैं ब्रोंकियोल्स। द पाउच लाइक एयर बैग्स एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियोल्स आर कॉल्ड एल्वियोलाई। जो पाउच लाइक ये जो छोटे छोटे एयर बैग्स हैं इनको हम क्या बोल देते हैं एल्वियोलाई। इट इज़ इन द एल्वियोलाई दैट एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो यहीं पर हमारा गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें किसी तरीके के कोई गिल्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि अर्थवॉर्म के थ्रू, स्किन के थ्रू सांस ले रहा हो या अमीबा के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सांस ले रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो हमने ऑर्गेनिज्म देखे उसमें हमने सबसे पहले देखा था अमीबा। अमीबा में जो वो रेस्पिरेशन करता है वो करता है अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। उसके बाद देखा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म करता है अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू। उसके बाद फिश, फिश करती है गिल्स के थ्रू, और उसके बाद ह्यूमन बींग्स लंग्स के थ्रू। ठीक है, हाँ नहीं ये तो पिछली बार बनाया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इसमें लिखें in biology transport is a life process in which a substance biology, transport is a life process in which a substance absorbed or made, in which a substance absorbed, in which a substance absorbed or made in one part of the body of an organism in one part of the body of an organism is carried to other parts of its body, is carried to other parts of its body. उसके बाद देखिएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स करेंगे पहले, फिर करेंगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। तो पहली हेडिंग आप डालेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स।
ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में लिखिएगा द ओनली सब्सटेंसेस विच आर टू बी सप्लाइड टू अ प्लांट, the only substances which are to be supplied to a plant the only substances which are to be supplied the only substances which are to be supplied to a plant through a transport system are water and minerals. Through a transport system are water and minerals. Through a transport system are water and minerals. Are water and minerals which they cannot get from the air, ब्रैकेट में लिखिएगा which they can't get from air. Another job of the transport system of plants another job of the transport system of plants another job of the transport system of plants is to transport food prepared in the leaves prepared in the leaves Another job of the transport system of plants is to transport food prepared in the leaves to the various parts of the plant. To the various parts of the plant. To the various parts of the plant, like stems, roots, etc. Like stems, roots, etc. The plants have two types of conducting tissues. Next point लिखेंगे. Plants have two types of conductive tissues. Two types of conducting tissues called
XYLEM xylem and PHLOEM phloem, xylem and phloem. तो इसमें आप देखिएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हम बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट में दो ही तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं. द ओनली सब्सटेंसेस विच आर टू बी सप्लाइड टू अ प्लांट थ्रू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर वाटर एंड मिनरल्स. तो दो तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होता है. देखिए वैसे तो सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है प्लांट को सर्वाइव करने के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, सनलाइट की भी ज़रूरत होती है. लेकिन वो कौन से सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट की बॉडी के अंदर होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहते हैं इधर से उधर. फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर हम जो भी खाना खाते हैं, हम विटामिन ए, विटामिन बी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. तो ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं बॉडी के लिए, ये सब ट्रांसपोर्ट होती हैं. ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है. इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? ब्लड है, वाटर है और आपका एक तीसरा फ्लूइड होता है, उसको हम बोल देते हैं लिम्फ, ठीक है. तो तीन तरीके के वहाँ पर लिक्विड होते हैं. तो वो तो हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स पे आएंगे. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में दो ही तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जो ट्रैवल करते हैं. तो वो जो है वो है सिर्फ वाटर और मिनरल्स, ठीक है. अब होता क्या है कि इनका तो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर और मिनरल्स का. अनदर जॉब ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स इज टू ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम्स, रूट्स एक्सेट्रा. लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का दूसरा काम क्या है कि जो फूड प्रिपेयर हुआ है उस फूड को रूट्स तक, स्टेम्स तक, मतलब प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचाना. पहुंचाने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए, कोई रास्ता तो चाहिए. तो वो जो रास्ता मिलता है वो दो तरीके की कंडक्टिंग टिश्यूज़. कंडक्टिंग का मतलब क्या है? हम बोलते हैं कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर ये होता है, एक लोहे की रॉड है, वो एक तरफ से हमने गर्म करी तो पता चला दूसरी तरफ भी गर्म हो गई. इसका मतलब क्या है? उसके सारे मॉलिक्यूल्स ने हीट को धीरे धीरे क्या करा? ट्रांसफ़र करा. तो हीट को ट्रांसफ़र करा मतलब हीट को ट्रांसपोर्ट करा. इसी तरह से वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टिश्यूज़ चाहिए दैट शुड बी कंडक्टर. वो कंडक्टर होने चाहिए, तो उनको कंडक्टिंग टिश्यू बोल दिया क्योंकि वो मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं. तो इसीलिए उन्होंने बोला था प्लांट्स आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज़. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टिश्यूज़ वाला चैप्टर शायद लास्ट ईयर पढ़ा नहीं होगा, सिलेबस से हट गया था. लास्ट ईयर जब आप 9th में थे ना तो टिश्यूज़ सिलेबस से हट गया था, इसलिए बता रहा हूँ कि कंडक्टिंग टिश्यूज़ का मतलब क्या है? जो एक जगह से दूसरी जगह तक. 9th में बायो में टिश्यूज़ वाला चैप्टर कहाँ था? ये डाइवर्सिटी वाला कटा था, टिश्यूज़ भी तो कट गया था. पढ़ा था? चलिए बहुत अच्छी बात है. तो फिर तो पता होगा कंडक्टिंग टिश्यू का काम क्या होता है. वाटर, मिनरल्स या और किसी भी तरीके के सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करना, वो काम होता है कंडक्टिंग टिश्यू का. तो दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है. अब इसमें एक डायग्राम बनाएंगे. मैं ये पोर्शन बता रहा हूँ.
रहिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। आप लोग सुबह स्कूल किस टाइम जाते हैं? 6:40। तुम्हारी भी? साढ़े 7 वापस? मतलब लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक सभी बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो वापस कब आते हो? 3 o'clock। और रात में सोते किस टाइम? सुबह जल्दी उठना पड़ता होगा ना, 5 साढ़े 5 बजे। तुम्हें तो 5 साढ़े 5 बजे उठना ही पड़ता होगा। 6:30 साढ़े 5। तुम्हारा भी यही है। तो रात में किस टाइम सोते हो? अच्छा, कुछ दिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे ना एग्ज़ाम्स हैं, पता नहीं मैंने आपको पहले बताया था नहीं, मेरे एग्ज़ाम्स हैं। और पहले भी जून में भी मैंने कुछ डेट्स शायद आपको बताई थी, मैं उन डेट्स में मैं छुट्टी रखूँगा। वो क्या हुआ था, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए थे। वो 7 तारीख से, जो 7 है ना, 7 तारीख से हम लोगों के लिए जो भी या तो टीचिंग प्रोफेशन में हैं या फिर अपना कोचिंग सेंटर रन कर रहे हैं, तो हम लोगों के लिए ये कंपलसरी होने वाला है कि हम लोगों को बीएड करना ज़रूरी है। तो बीएड के एग्ज़ाम फाइनल ईयर है और 2 साल का होता है ये। तो जो फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर पिछले साल कोविड ने कृपा कर दी थी कि कोविड ने सबको ऐसे ही पास कर दिया था, पेपर देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब जो ये सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जो भी हमारी परसेंटेज बनेगी उसके बेस पर ही हमारी ओवरऑल परसेंटेज डिसाइड होगी। तो मेरे एग्ज़ाम्स किस किस दिन हैं मैं आपको बता देता हूँ। 7 मतलब ऑल्टरनेट डेज पर है, 7 फिर 8 छोड़ दो, 9 फिर 11 फिर 13 फिर 2 दिन का गैप है 16 और फिर 18। तो बस बीच में 13 और 16 के बीच में 1 दिन का गैप होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर पता नहीं कैसे 2 दिन का गैप मिल गया हमें, तो 1-1 दिन का गैप है। तो ये जो डेट्स होंगी ना, इन डेट्स पर आपकी जो क्लास है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम का टाइम बड़ा गंदा टाइम रखा है उन्होंने, दोपहर का 3 से 6 का टाइम है। और जो सेंटर है, सेंटर मेरा मेरठ में है, क्योंकि कॉलेज भी मेरठ में ही है। तो सेंटर मेरठ में अब वहाँ तक जाने में भी लगभग 1.5 घंटा लगता है। तो आप ये समझ लीजिए कि 6 बजे मेरा पेपर ख़त्म होगा, 10-15 मिनट तो बाहर तक आने में लगेंगे, वो कॉपी वॉपी सब जमा होती है। तो 6:30 बजे भी वहाँ से चलेंगे तो हम 7:30 या 7:45 तक, मतलब 8 से पहले मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उन दिनों, ये जो बीच के जो 6 दिन हैं, इन दिनों मैं 3 क्लासेस लूँगा। अब वो जो 3 क्लासेस होंगी उसका शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दूँगा मैं। तो आपके जो 2 बैचेज़ हैं, आपके जो 2 बैचेज़ हैं, वो 2 बैचेज़ इन दिनों, ये 6 ही दिन होंगे बस,
ज़्यादा से ज़्यादा 6 होंगे, हो सकता है 4 ही दिन हो। तो इनमें जो आपकी क्लासेस हैं वो मैं कंबाइंड लूँगा और वो क्लासेस ऑनलाइन मीडियम में लूँगा। वो पढ़ाऊँगा तो यहीं आकर, लेकिन फिर मैं फटाफट आऊँगा, मेरे पास उतनी फुर्सत नहीं रहेगी कि मैं चेयर वेयर ये सारी चीज़ सेटअप करूँ। तो आपकी क्लास का जो टाइम है या तो 9 से 10 रखूँगा या 10 से 11 रखूँगा, ठीक है। तो ये कुछ दिन आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। छुट्टी नहीं करने वाला एक भी, और अगर छुट्टी एक भी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 7 तारीख का थर्सडे पड़ रहा है, 7 तारीख परसों है, थर्सडे है, तो 7 तारीख का जैसे थर्सडे है, उसके बाद जो 9 तारीख है, 9 का सैटरडे है, ये पॉसिबल है कि मैं 9 का यानी कि सैटरडे का मैं ऑफ कर दूँ, तो फिर मैं संडे को आपकी क्लास लूँगा, ठीक है। तो आपकी जो मंथ में छुट्टियाँ बैठती हैं वो 4 छुट्टियाँ बैठती हैं, 4 या मैक्सिमम अगर कभी 5 वीक हो गए या 5 संडे पड़ गए तो 5 छुट्टियाँ बैठती हैं। तो आपकी 4 या 5 से ज़्यादा छुट्टी होगी नहीं, मतलब मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से आपका लॉस नहीं होगा। मैं क्लासेस ऑनलाइन मीडियम में उन दिनों चालू रखूँगा, ठीक है। और वो सारे नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए 7 तारीख को एग्ज़ाम है, फिर 9 को है, तो बीच में जो 8 है, 8 को उसी तरह से क्लास होगी जैसे होती है, कि 3:30 बजे आपको आना है, ठीक है। और जैसे फिर 9 तारीख है तो मोस्ट प्रोबेबली 9 की मैं छुट्टी रख सकता हूँ, तो वो 9 का जो लॉस होगा वो मैं 10 में कंपनसेट कर दूँगा संडे को क्लास में। हाँ, समझा नहीं मैं। ट्यूशन होगा सर? हाँ हाँ हाँ, ट्यूशन होगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि अब क्योंकि ये जुलाई का मंथ है तो मैं टोटली ऑफ तो कर नहीं सकता कि मेरे एग्ज़ाम्स है तो मैं उसमें ऑफ कर दूँ, क्योंकि किसी ना किसी आप में से किसी ना किसी बच्चे के एग्ज़ाम जरूर होंगे। आपके भी शायद एग्ज़ाम, तुम्हारा तो 14 से है ना, और तुम्हारे अभी पता नहीं चला। हाँ, 19 से, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि, और ऑनलाइन क्लास कभी ना कभी एक दो ऑनलाइन क्लास आप ले ही चुके हैं, तो ऑनलाइन में ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, तो समझ में तो आ ही जाता है, ठीक है ना। और जो तुम्हारा एपी है, जैसे ट्रायंगल्स है, तो ट्रायंगल्स की आप समझ लीजिए शायद एक ही क्लास बची हुई है, हार्डली एक क्लास लगेगी या 2 क्लास लगेगी, उसके बाद एपी। और एपी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एपी अगर 10th में देखा जाए तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर एपी ही है। तो मैं इस तरह से करवा दूँगा, आप लोग तैयार रहना। और क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मैं 9th वालों की क्लास तो 9 से 10 रखूँ जब मैं ऑनलाइन लूँगा, और आपकी क्लास 10 से 11 रखूँ, ठीक है ना। वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मैं और 1 घंटे पहले आ जाता तो मैं थोड़ा कर देता, वो उन्होंने टाइम इतना गंदा रख दिया 3 से 6। मैंने आपसे पूछा ना, आप सबसे एक एक करके पूछा कि सुबह किस टाइम निकलते हैं। मैं सुबह भी ले सकता हूँ क्लास, क्योंकि मैं फर्स्ट हाफ में फ्री रहूँगा। पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया, 3 से 6 बजे का टाइम डाल दिया है। अरे सुबह का ले लेते, मैं पेपर भी दे रहा था, क्लास भी हो जाती है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो पता नहीं क्या करा। और लास्ट ईयर जो सेकंड ईयर वाले पेपर हुए थे, मतलब मेरा एक फ्रेंड है जिसने मुझसे 1 साल पहले रजिस्टर कर दिया था, लास्ट ईयर उनके पेपर सुबह हुए थे 7 से 10, तो कितना अच्छा टाइम था, सुबह सुबह जाकर पेपर शांति से देकर आ गए। तो खैर चलिए, अब 3 से 6 है ये टाइम। तो अगर किसी दिन आप लोग कहेंगे कि नहीं आप कंफर्टेबल हैं, तो सुबह ले लूँगा क्लास, और सुबह फिर वो क्लास 5 बजे होगी, और 5 बजे शायद मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा, 5:30 से वो उठना होता है, 6:30 बजे बस आ जाती है, वो नहीं। तो 10 से 11 तो कर लेंगे ना, 10 से 11 ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 6 नहीं, 6 तो मेरा पेपर है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी 4 क्लासेस होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी आपका टाइम वही रहेगा जो है, तो थोड़ी मैं मेहनत करूँगा, थोड़ी आप कर देना, ठीक है। सर मुझे मेरे मैथ्स और साइंस का सिलेबस नहीं दिया। आपने शायद भेज भी दिया था या नहीं? तो सर मतलब ऐसे रेडी फॉर्म में नहीं मिला है, वो डिटेल्स में बता दें। ठीक है, कोई चीज़ छूटी तो नहीं है ना? सर वो मैथ्स में कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी आ कोऑर्डिनेट और प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट शायद तुम बता रहे थे कर लिया था तुमने। यस सर बस एक बार एडिशन का सिर्फ मुझे करना पड़ेगा, एंड प्रोबेबिलिटी भी एडिशन का सिर्फ एचआर में नहीं। प्रोबेबिलिटी आसान है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि वो आरडी में से पूछे, बस एक क्वेश्चन कर लेना। अगर स्कूल में कराया है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बता देना। एक क्वेश्चन उसमें आता है, ये आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर। करा है ये क्वेश्चन? नो सर। करा है? नहीं यस सर नहीं किया। नहीं करा तो मैं करा दूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डेट शीट और सिलेबस दोनों शेयर कर देना मेरे साथ। सर जब आएंगे मैं तब शेयर करूँगा। ठीक है। तो सर साइंस में मेरा प्रदेश में जैसे रिफ्लेक्शन आ रहा है, लाइट वाला पार्ट आ रहा है, तो वो तो कंप्लीट है। बायो में ट्रांसपोर्टेशन से पहले वाला रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन, वो वाला पार्ट आ रहा है लाइफ प्रोसेसेस का। एंड केमिस्ट्री में एसिड बेसिस आ रहा है, सॉल्ट्स में आ रहा है। अच्छा, एसिड बेसिस आ रहा है केमिस्ट्री में। अच्छा यस आप मेरे को डेट शीट भेजना, मैं एक काम करूँगा, इसके बाद फिर केमिस्ट्री में वही वाला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, एसिड बेस वाला।
डेट शीट मेरे को भेजना, और इन द मीन टाइम मैं ये तो कर ही सकता हूँ कि मेरे पास एसिड बेस के जो मेरे नोट्स हैं वो भेज दूंगा तुमको। ओके सर। ठीक है, चलिए सर अब मुझे क्या हो गया मतलब एसिड बेस के कोई बात नहीं, मैं ग्रुप पर ही डाल दूँगा। सर एसिड बेस में जो सारे जैसे रिएक्शन दिए हुए हैं उन्हें याद करना जरूरी है। हाँ। जैसे मुझे मेन तो याद हो गया, जैसे एसिड प्लस मेटल गैस हाइड्रोजन गैस। हाँ। अब इनके एग्जांपल याद नहीं हो रहे तो नहीं, इनके एग्जाम्पल याद करने बहुत ज़रूरी हैं। इनके एग्जाम्पल याद करने बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा है कि एसिड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ भी किस फॉर्म में रिएक्ट करता है। वाटर के साथ या तो वो नॉर्मल कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा है, या हॉट वाटर से रिएक्ट कर रहा है, या स्टीम से रिएक्ट कर रहा है। तो वो रिएक्शन ज़रूर याद करने हैं। मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, नोट्स में जितने रिएक्शन लिखे हुए हैं ना बस उतने कर लेना, उससे फालतू कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर। मुझे रिमाइंड करा देना, मैं रात को 10 बजे के बाद मैसेज डाल देना, या रात में डाल देना 9 साढ़े 9 बजे के करीब, तो मैं 10 बजे फ्री होऊंगा, उसके बाद भेज दूंगा नोट्स। ओके सर। चलिए अब नोट करिएगा। तो मतलब इस चीज़ के लिए फिर आप प्रिपेयर रहिएगा। ये जो मैंने आपको बताया कि 7 9 का तो 9 की नहीं लेके फिर 10 तारीख को ले लूँगा क्लास, 9 का ऑफ करने के। मैं एक टाइम टेबल बनाकर आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है ना। बता दूंगा कि किस किस दिन आपकी क्लास होगी, और वो क्लास जो है वो मोस्ट प्रोबेबली रात के 10 से 11 होगी, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में होगी। जल्दी सो जाते हो? हाँ, कोई नहीं, 2-4 दिन थोड़ा सा मेहनत कर लेना, सोच लेना। की तरह आप कह रहे हैं कुछ भी कर सकते हाँ? हो अगले सुबह फिर उठना हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल रहता है, पर कोई नहीं, समझ लो आप मेरे क्या आपके भी पेपर है, ये समझ लो, मेहनत करके थोड़ा सा। चलिए जी, अब लिखे हैं द प्लांट्स हैव 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। The plants have 2 transport systems. 2 transport systems. The plants have 2 transport systems. First लिखें xylem which carries water and minerals. Xylem which carries water and minerals. Xylem which carries water and minerals. And second, phloem which carries the food materials. Phloem which carries the food materials. Phloem which carries the food materials which the plant needs. Phloem which carries the food materials which the plant needs. ब्रैकेट में लिखिएगा, it also carries the hormones made by the plants. It also carries the hormones made by the plants. It also carries the hormones made by the plants in their root and shoot tips. In their root and shoot tips.
इसमें ना जैसा कि डायग्राम से ही समझ में आ रहा है, आप देख लीजिए कि इसमें होता क्या है कि ये तो पूरा का पूरा प्लांट हो गया। अब ये प्लांट की लीव हो गई। अब लीव्स में हम ये जानते हैं कि क्या होता है कि फूड जो है वो लीव के अंदर प्रोड्यूस होता है, लीव में फूड का प्रिपरेशन चलता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी यहीं पर होता है। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ये क्या लिखा हुआ है इस पर मैं आता हूँ। फूड मेड बाय द लीफ, तो लीफ से जो फूड बना उसको पूरे के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वो जो पूरे के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो होगा फ्लोएम टिश्यू के थ्रू, फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू। तो फ्लोएम टिश्यूज कैरी फूड अप फ्रॉम द लीफ, तो लीफ से ऊपर की तरफ भी लेकर जाता है और लीफ से नीचे रूट के टिप तक और शूट के टिप तक। शूट समझते हैं क्या है? ज़मीन के नीचे जो प्लांट का पार्ट है उसको रूट कह देते हैं, ज़मीन के ऊपर जो प्लांट का पार्ट है उसको शूट बोल देते हैं। तो नीचे रूट के बिल्कुल आखिरी कोने तक ले जाने का काम और शूट के बिल्कुल आखिरी कोने तक फूड को ले जाने का काम, ये काम कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं जाइलम टिश्यू की। तो जाइलम टिश्यू का क्या काम होता है? ये जो रूट होती है, रूट में क्या होता है कि जो नीचे रूट्स जो हैं वो डायरेक्टली वाटर के टच में होती हैं। अब जब वो वाटर के टच में है तो वाटर में जितने भी ज़रूरी होते हैं प्लांट्स के लिए एसेंशियल मिनरल्स, वो सारे के सारे उस वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं। सॉइल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उन सारे मिनरल्स को इंट्रैप करके रखता है। इसी वजह से प्लांट ग्रो ही तब करता है जब हम प्लांट को सॉइल में लगाएं। अगर हम प्लांट को सीमेंट में लगा दें तो प्लांट ग्रो थोड़ी करेगा, उसको सॉइल चाहिए। ठीक है, सॉइल में ही वो सारे के सारे जो मिनरल्स हैं वो डिजॉल्व होते हैं। तो अब वो वाटर में से उन डिजॉल्व मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता है और उन सब को यहाँ से, ये जो दूसरी टिश्यू है जाइलम टिश्यू के थ्रू ऊपर ट्रांसपोर्ट करना शुरू करता है। तो यहाँ से जो मिनरल्स हैं जो लीव को भी चाहिए, जो उसको एटमॉस्फेयर से नहीं मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, सनलाइट मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल वो फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स। लेकिन लीव्स को भी कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो वो जो मिनरल्स हैं वो सॉइल में और वाटर में नीचे डिजॉल्व होते हैं। तो वो जाइलम टिश्यू जो है वो नीचे से सक करता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है चारों तरफ। तो रूट से वाटर और मिनरल्स को सक करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम है जाइलम टिश्यू का। और लीव से जो फूड है उस फूड को लेकर और पूरे रूट के टिप तक और शूट के टिप तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये काम है फ्लोएम टिश्यू का। ठीक है, तो ये दो काम होते हैं जाइलम के और फ्लोएम के। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जाइलम वेसल्स। एक काम करिए, आप इतना ही कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करना। ठीक है, कल आपको इसी टाइम आना है। वो जो डिस्कस करा था मैंने वो परसों के लिए, जैसा भी होगा, अगर मान लो उसमें भी कुछ चेंज होगा तो मैं वो शेयर कर दूंगा ग्रुप पर। ठीक है ना।